सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एफ.वाई बी.कॉम का जो हमारा बेसिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है उसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 लेने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम लोग सेटेरिस पेरिबस के जो यूजेस होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर उसके यूजेस देखने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अपनी जो ये जो सब्जेक्ट है ये एनईपी 2020 जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देन स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखो, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेटेरिस पेरिबस के जो यूजेस होते हैं उसको देखेंगे कि इसको इकोनॉमी में हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इस अजम्पशन के। वैसे तो आपको मैंने पिछले लेक्चर और उससे पहले भी आपको बताया है, बट फिर भी आज और डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ पर मेनली 3 यूजेस होते हैं इस अजम्पशन के सेटेरिस पेरिबस के। वी विल कंसीडर दिस एंड देन लुक एट अ स्पेसिफिक एग्जांपल। यहाँ पर आपको आगे एग्जांपल दिए जाएंगे ताकि आप और अच्छे से समझ पाओगे कि सेटेरिस पेरिबस आगे किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। मेनली 3 ही इस्तेमाल होते हैं। आप पेपर में खाली ये 3 लिखोगे भी तो काम हो जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें आप ओन से लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो, मेनली 3 होते हैं। सबसे पहला होता है इकोनॉमिक रिलेशन को समझना, कि देखो आप सेटेरिस पेरिबस ये जो अजम्पशन इसका इस्तेमाल क्यों करते हो कि आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल को आइसोलेट करते हो पूरे अदर वेरिएबल्स में से और देन उसकी स्टडी करते हो, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो अकेला वेरिएबल जैसे प्राइस है, तो ये किस तरीके से बाकी जो वेरिएबल जैसे डिमांड है उसको चेंज कर रहा है, उसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। इसको स्टडी करने में जो है ये आपको सेटेरिस पेरिबस अजम्पशन मदद करता है कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है और सिर्फ इसको हम स्टडी कर पाएंगे तब, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिलेशन को मदद करता है स्टडी करने में। इकोनॉमिस्ट यूज सेटेरिस पेरिबस टू स्टडी जो रहता है चेंजेस इन वन वेरिएबल अफेक्ट अनदर, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया गया है, वी कैन एक्सप्लोर हाउ राइजिंग द मिनिमम वेज इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मिनिमम, जैसे अगर मान लो जो मिनिमम वेज होता है, मिनिमम वेज मतलब क्या कि जो अब जैसे मान लो पहले आप अपने जो वर्कर्स होते थे उनको सैलरी देते थे 10,000 रुपये, ठीक है। और ये मिनिमम था कि मतलब गवर्नमेंट ने बोला था कम से कम आपको 10,000 देना ही चाहिए, ठीक है। बट अब गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं नहीं, अब 20,000 देना चाहिए मिनिमम, ठीक है। कम से कम आपको 20,000 देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर क्योंकि आपने वर्कर का कॉस्ट बढ़ गया, यानी कि लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। वेज आपका मिनिमम वेज जो है वो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। ऐसे टाइम पर अब जो मतलब बेसिकली जो प्रोड्यूसर रहेंगे, जो एम्प्लॉयर रहेगा, वो क्या करेगा कि अब बोलेगा भाई इतना सारा महंगे हो गए, लेबर कॉस्ट इतना बढ़ गया है, एक काम करता हूँ कुछ लोगों को निकाल देता हूँ जॉब से। मतलब अगर मान लो पहले वो 50 लोग को रखा था, तो अब बोलेगा भाई इतना पैसा ही नहीं है, सबको अगर 20,000 रुपये दूंगा तो मैं कमाऊंगा क्या। तो वो क्या करेगा, इसमें से मान लो 20 लोगों को हटा देगा, सिर्फ 30 लोग को ही काम पे रखेगा। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो 20 लोग जो रहेंगे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि देखो, आपका जैसे ही मिनिमम वेज जो है वो इंक्रीज हो गया, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज हो गया। तो इनके बीच में जो ये रिलेशन है, इनको समझने के लिए हम सेटेरिस पेरिबस ये जो अजम्पशन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों को हेल्ड कांस्टेंट ले सकते हैं। वैसे यहाँ पर मनी सप्लाई का भी बताया गया है कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, मतलब आपको मालूम होगा, मे बी नहीं मालूम होगा, तो आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखो, अब नेक्स्ट है मॉडल बिल्डिंग। मतलब क्या कि जो इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं, आपको मे भी पता होगा इकोनॉमिक मॉडल्स का मतलब क्या होता है। जैसे हम जैसे लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई का जो हम मॉडल्स बनाते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये जो हम मॉडल्स बनाते हैं इसी को इकोनॉमिक मॉडल्स बोलते हैं। देखो, मॉडल्स का मतलब होता है एक रिप्रेजेंटेशन किसी चीज़ का करना, ठीक है। जैसे हम बनाते हैं ना, बिल्डिंग्स का मॉडल्स बनाते हैं, तो इस मॉडल का मतलब क्या होता है कि हम दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसी बिल्डिंग दिखेगी। वैसे ही इकोनॉमिक मॉडल का मतलब होता है कि इकोनॉमी के अंदर अगर हम ये चेंज लाएंगे तो इस वजह से इकोनॉमी में किस तरीके का प्रकार का चेंज हमको दिखेगा। तो वो जब हम चेंजेस दिखाते हैं ग्राफ की मदद से या फिर फार्मूलाज की मदद से, तो उसी को इकोनॉमिक मॉडल बोला जाता है। ओके, तो इकोनॉमिस्ट जो रहते हैं वो अलग अलग चेंजेस लाकर मतलब चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं इस सेटेरिस पेरिबस कंजम्पशन की मदद से, जिसकी मदद से वो लोग जो है अपने अपने अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस सिंप्लीफाई एनालिसिस एंड अलाउ अस टू अंडरस्टैंड रिलेटिव टेंडेंसी इन मार्केट, ठीक है। उसके बाद आगे दिया गया है थर्ड एंड लास्ट जो इसका इंपॉर्टेंस है, मेन इंपॉर्टेंस, वो है पॉजिटिविस्ट एनालिसिस। मतलब क्या, ये मदद करता है आपका पॉजिटिविस्ट एनालिसिस करने में। पॉजिटिविस्ट मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। इसका मतलब होता है कि कोई थ्योरी है, उसको जब हम टेस्ट कर पाते हैं। जैसे अगर मान लो थ्योरी है कि अगर ऊपर से आम जो है वो नीचे गिरेगा, मतलब ऊपर से अगर मान लो कोई एप्पल है गिरता है तो वो नीचे ही हमेशा गिरेगा, आगे पीछे इधर दाएं बाएं नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है, अगर हम उसको अगर रियल लाइफ में भी टेस्ट करें तो वो असली में प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि कोई भी अगर चीज़ है जब हम उसको हम प्रूव कर सकते हैं टेस्ट करके, तो उसको पॉजिटिविस्ट बोला जाता है। और डिडक्टिव का मतलब होता है जो सिर्फ हाइपोथेटिकल होता है, जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। ओके,
तो सेटेरिस पेरिबस जो है ये हमको मदद करता है कि हम अपने जितने भी इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनको हम टेस्ट कर पाते हैं पॉजिटिविस्ट एनालिसिस की मदद से, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमको डिडक्टिव साइंस में डिडक्टिव अप्रोच को नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम असली में टेस्ट कर पाते हैं। यहाँ पर होता है कि विल सेटेरिस पेरिबस अजम्पशन आइडियल कंडीशन क्या होता है, ये बाकी सारी चीज़ें हेल्ड कॉन्स्टेंट ली जाती है, ठीक है। तो असली में तो देखोगे तो ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, विच रेयरली एग्जिस्ट इन रियलिटी। इट हेल्प क्रिएट अ मेथोडोलॉजिकली पॉजिटिव फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक स्टडी, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम सिर्फ एक फ्रेमवर्क बना देते हैं, एक इमेजिनरी सिस्टम बनाते हैं जहाँ पर जो रहता है अपना जो इकोनॉमी रहती है वहाँ पर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती है, एंड सिर्फ अपनी जो हम चाहते हैं हमारा जो कंसिडरेशन वाला जो वेरिएबल है सिर्फ वही चेंजेस लाता है, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हो यूजेस है, मेन यूजेस है अपने सेटेरिस पेरिबस अजम्पशन के इकोनॉमिक्स के अंदर। पहला है इकोनॉमिक रिलेशन को समझना, दूसरा है मॉडल को बनाना, और तीसरा है पॉजिटिविस्ट एनालिसिस करना, ठीक है। तो मे भी आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर आगे दिया गया है, अब कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। जैसे मेरी इकोनॉमिस्ट जो रहते हैं वो रिलाई करते हैं सेटेरिस पेरिबस को, मतलब इस असम्पशन के ऊपर, ताकि वो अपना जो भी मतलब मार्केट की जो टेंडेंसी है, मतलब ह्यूमन नेचर को समझाने के लिए जो है वो इस असम्पशन का इस्तेमाल करते हैं, ओके। एंड टू बिल्ड एंड टेस्ट इकोनॉमिक मॉडल्स, जैसे अगर आप देखोगे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देखोगे तो ये जो पूरा मतलब लॉ जो है ये इस अजम्पशन के ऊपर ही बेस है कि अगर मान लो कि मतलब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी जो है वो बढ़ जाएगी सप्लाई वाले के हिसाब से, लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से, ओके। कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी क्योंकि सप्लायर ज़्यादा बेचना चाहेगा, ठीक है। एंड जो बाकी के जो अदर फैक्टर्स रहते हैं उनको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो वही लिखा है देखो कि इकोनॉमिक्स से द लॉ ऑफ डिमांड डेमोन्स्ट्रेट दैट सेटेरिस पेरिबस कि मोर गुड टेंड टू बी परचेसेड एट लोअर प्राइस, कि ज़्यादा लोग सामान खरीदेंगे। जैसे अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लोग ज़्यादा प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अगर मान लो प्राइस पहले इतनी थी तो अगर प्राइस बढ़ जाती है तो लोग कम खरीदेंगे, और अगर मान लो प्राइस पहले इतनी थी और अब प्राइस कम हो गई तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो प्राइस जो है सिर्फ वो अकेला जो है डिमांड को कंट्रोल करेगा, और बाकी सारे जो अदर फैक्टर्स रहते हैं उनको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो और दैट इफ द डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट एक्सीड द प्रोडक्ट सप्लाई सेटेरिस प्राइस विल मोस्ट लाइकली राइज, ठीक है। इन दिस सिचुएशन द प्राइस ऑफ एन आइटम इज द ओनली वेरिएबल दैट शुड चेंज, मतलब सिर्फ प्राइस ही चेंज होगा, एज एल्स शुड रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, सेटेरिस पेरिबस रहेगा, ठीक है। सेटेरिस पेरिबस मतलब बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी। इफ ओनली द प्राइस वेयर टू चेंज वी शुड appropriately forecast the outcome because of the law of the supply and demand, ठीक है। कि मतलब अगर मान लो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती है तो फिर हम आराम से ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं कि अगर हम फ्यूचर में अगर प्राइस को बढ़ाते हैं तो हमारी डिमांड कैसे बढ़ेगी, और प्राइस को कम कर दे तो हमारी डिमांड कैसे कम होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अंदर जो है इस असम्पशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो जो दूसरा हमारा जो एग्जांपल है वो है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट के अंदर भी ये जो अपना सेटेरिस पेरिबस असम्पशन इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एक नॉर्मली होता है कि देखो अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है अपना इंटरेस्ट रेट और दूसरा होता है अपना बोरोइंग, ठीक है। अगर मान लो अपना जो बैंक है वो इंटरेस्ट जो रहता है उसको बढ़ा देता है। मान लो कि अब जो है आपका जो इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गया है, पहले मान लो 10% था तो अब 20% हो गया है। तो लोग जो रहेंगे पहले मान लो लोन लेते थे तो अब कम लोन लेना चालू कर देंगे, यानी बोरोइंग कम कर देंगे। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है। एंड साथ ही में यहाँ पर ये जो लॉ है यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि बाकी जो अदर फैक्टर्स रहते हैं उनको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। कि मान लो अब कोई पर्सन है और उसकी मजबूरी चल रही है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके घर पे शादी है या फिर और कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे टाइम पर अगर मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाता है तब भी वो लोग जो रहते हैं वो लोन ले लेते हैं, तब भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर ये जो अदर फैक्टर्स इनको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, एंड सिर्फ यही एक जो अकेला फैक्टर जो है इंटरेस्ट रेट, इसी को हम लेके चलते हैं कि ये जो है यही सिर्फ आगे पीछे बढ़ाएगा, ठीक है, मतलब अपने बोरोइंग को। तो यहाँ पर यही बोला गया कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द डिमांड फॉर बोरोइंग, ठीक है। कि जैसे जैसे अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे लोग कम डिमांड करेंगे, लोन कम लेंगे, ठीक है। तो जो नॉमिनल रेट होता है इंटरेस्ट का इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस लेवल सेटेरिस पेरिबस the rate of interest is the only one of the many variable that influence investment decision, ठीक है। कि देखो अगर जैसे यहाँ पर एक और चीज़ भी बोली गई है कि जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। कि अगर मान लो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, अचानक से बहुत कम हो जाता है इंटरेस्ट रेट, तो ऐसे टाइम पर लोग ज़्यादा लोन लेंगे तो लोग ज़्यादा खर्चे करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, और ऐसे टाइम पर जो है
लो मतलब जैसे हम मान लो इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है, तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो एक काम करो मेरे को पैसे दे दो, मतलब कि मेरे को एक बिज़नेस खोलना है, ठीक है? तो आप बिज़नेस खोलने के लिए एक पैसे ले लेते हो, आप इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हो, ठीक है? जैसे अगर मान लो आपका पास काम धंधा नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, एंड अब होता क्या है, अचानक से जो है बैंक जो रहती है वो इंटरेस्ट रेट बहुत लो कर देती है कि 1 लाख रुपए का लोन लो और सिर्फ 1,000 रुपये आप देना साल भर में, ठीक है? 1 लाख में सिर्फ 1,000 रुपये देना। तो ऐसे टाइम पर कोई भी मतलब ऐरा गैरा भी जो रहेगा वो सोचेगा ले लेता हूँ लोन, ठीक है? और महीना महीना तो इंस्टॉलमेंट देना है, कौन सा एक ही बार में 1 लाख देना है। तो ऐसे टाइम पर हर कोई जो रहेगा जिसके पास जॉब नहीं है वो सोचे एक काम करता हूँ 1 लाख रुपए लेकर कोई मान लो रिक्शा ले लेता हूँ या फिर कोई और दूसरी चीज़ है जो है अपना खुद का बिजनेस खोल लेता हूँ। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हुआ वैसे ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो बढ़ने लगे, ठीक है? तो यहाँ पर यह है कि इट इज़ कस्टमरी टू प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट डिमांड एज अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट होल्डिंग कांस्टेंट द अदर वेरिएबल व्हिच इन्फ्लुएंस द डिसीजन टू इन्वेस्ट, ठीक है? बाकी सारे जो अदर फैक्टर्स हैं उनको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट में बोला है इंक्रीज इन द प्राइस लेवल पुश अप इंटरेस्ट रेट व्हिच यूजुअली विल डिप्रेस इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेंडिंग, ठीक है? मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे आप मान लो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर हम इंटरेस्ट को बढ़ा दें, जैसे आप खर्चे रहते हैं आपके वो कम हो जाएंगे। मतलब क्या, अगर मान लो हम हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, ठीक है? हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, अगर मान लो बैंक वाले जो रहते हैं इसकी इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते, तो ऐसे टाइम पर लोग जो रहेंगे वो घर के लिए लोन नहीं लेंगे, ठीक है? तो वहाँ पर आप अगर मान लो गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि लोन लोगों को कम दे, मार्केट में मनी सप्लाई कम करना चाहती है, तो ऐसे टाइम पर वो इंटरेस्ट रेट को हाई कर देती है ताकि लोग जो है वो लोन जो है वो कम ले, ठीक है? क्योंकि लोन फिर महंगा हो जाएगा। मान लो लाख रुपए का लोन लोगे उसके ऊपर आप 20,000 रुपये का इंटरेस्ट दोगे तो आप बहुत महंगा पड़ेगा, तो आप बोलोगे नहीं लेता हूँ इससे अच्छा लोन, ठीक है? तो ये जो एजम्पशन है सेटरस पेरिबस की, बाकी सारे जो अदर फैक्टर्स उसको हम मतलब कांस्टेंट लेके चले, ये मतलब बाकी के जो फैक्टर्स हैं जैसे लोगों की मजबूरी होती है या फिर वो चाहते हैं हाँ भाड़ में गया इंटरेस्ट रेट मेरे को तो लेना ही है, तो वो जो अदर फैक्टर्स हैं उनको हम कांस्टेंट लेके चलते हैं और ये मान के चलते हैं कि अगर हम हायर इंटरेस्ट रेट रखेंगे तो उसकी वजह से लोग जो रहेंगे वो डिमांड कम करेंगे लोन की, ठीक है? तो जो अदर फैक्टर्स रहते हैं जैसे कि यहाँ पर बोला गया कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर क्रेडिट वर्दीनेस, ये सारी जो कंसिडरेशन है ये भी आपके आउटकम को चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ तब भी हो सकता है कि लोन ज़्यादा ही मिले, लोग लें, मतलब ऐसा हो सकता है रियलिटी में। बट फिर भी हम जो रहते हैं ये मान के चलते हैं कि नहीं बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, एंड हम ये मान के चलते हैं कि मतलब जो अपना इंटरेस्ट रेट है उसको आइसोलेट करेंगे एंड देखेंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा तो हमारा जो बोरोइंग है वो हमेशा कम ही होगा, ठीक है? मतलब ये बोला जाएगा मतलब असम्पशन के हिसाब से, ओके? तो ये जो अपना इंटरेस्ट रेट है इसको स्टडी करने में मतलब इसके अंदर भी सेटरस वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि हम इंटरेस्ट रेट को जो है आइसोलेट करके स्टडी करते हैं कि इस इंटरेस्ट रेट की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे अगर मान लो गवर्नमेंट चाहती है कि हम मार्केट के अंदर जो है मनी सप्लाई उसको कम करना चाहते हैं, ठीक है? मनी को कम करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे जिसकी वजह से लोग लोन नहीं लेंगे तो उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, ठीक है? वहीं पे अगर मान लो मनी सप्लाई को बढ़ाना है उनको तो वो इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं जिसकी वजह से जो है मनी सप्लाई बढ़ जाती है, ओके? तो इस तरीके से इंटरेस्ट रेट रहता है। देखो नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल है नेशनल लेवल एग्रीगेट, ठीक है? अब इसका मतलब क्या होता है, तो नेशनल लेवल एग्रीगेट मतलब जो नेशनल लेवल पे जो टोटल जो होता है जैसे जीडीपी हो गया और अपना नेशनल आउटपुट हो गया, उसके बाद अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया और मतलब जनरल प्राइस लेवल जो टोटल होते हैं नेशनल लेवल पे उनकी बात की जा रही है, तो उनकी भी स्टडी करने के लिए हम ये सेटरस वेरिएबल्स असम्पशन का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे एक जो एग्रीगेट है वो दूसरे दूसरे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि अगर मान लो अपना जो लो अगर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लो हो जाता है, ठीक है? कम हो जाती है, लोगों के पास जो है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, सब लोग के पास काम धंधा है, तो ऐसे टाइम पे सबके पास पैसे भी ज़्यादा होंगे, पैसे ज़्यादा होंगे और प्रोडक्ट कम है, ठीक है? अगर मान लो सबके पास बहुत ज़्यादा पैसे है और प्रोडक्ट कम है तो आपको मालूम होगा जब प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो उसकी महंगाई हो जाती है, तो ऐसे टाइम पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझने को मिलेगा कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट लो होता है तो हायर इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक है? तो यही बोला गया कि इन जनरल जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो एंड जो अदर सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो ये इसको रिपोर्ट करते देखते हैं कि कैसे एक वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा है और बाकी सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बताया गया है जैसे एग्जांपल दिया है कि जैसे सेटरस वेरिएबल इट मीन्स होल्डिंग एवरीथिंग एल्स कांस्टेंट, जैसे जीडीपी ग्रोथ, बैलेंस ऑफ ट्रेड, मनी सप्लाई एंड ऐसी और भी चीज़ें, ठीक है? तो हाउएवर ईच ऑफ दिस अदर फैक्टर अमंग अदर आल्सो कैन प्ले इनटू इन्फ्लेशन, ठीक है? ऐसे यहाँ पर बोलते दिए कि हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट लेके चलते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने कांस्टेंट लिया उसमें से भी कुछ फैक्टर्स होंगे जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, बट उनको हम कांस्टेंट ले लेते हैं और सिर्फ एक फैक्टर को ही स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, ठीक है?
अब उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता है, मतलब वही टोटल सप्लाई टोटल डिमांड जो होती है नेशनल लेवल पे, कि द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट शेड्यूल कंसीडर द प्राइस output relationship to depict the relationship of aggregate output and price level holding constant other variables that could affect demand and supply। मतलब क्या यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो टोटल डिमांड होती है टोटल सप्लाई जो होती है वो जो होते हैं वहाँ पर मतलब वही डिमांड एंड सप्लाई का ही है कि अगर प्राइस को हम बढ़ाते जाएंगे तो ऐसे टाइम पर जो रहेगा अपना जो डिमांड है वो भी मतलब अगर डिमांड वाला अगर बात करें तो अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, एंड अगर सप्लाई की बात करें तो अगर प्राइस बढ़ती है तो जो सप्लाई रहेगा वो ज़्यादा सप्लाई करेगा और वहाँ पर सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर भी देखोगे तो वहाँ पर भी आइसोलेट कर दिया जाता है कि वहाँ पर भी प्राइस को आइसोलेट करके उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है सेटेरिस पेरिबस का एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के अंदर। उसके बाद ग्रोथ थ्रो पॉपुलेशन एंड कैपिटल अकोमुलेशन, यहाँ पर भी सेटेरिस पेरिबस का इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर बोला गया है कि आप जैसे देखो ग्रोथ थ्रू पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपका कोई एरिया था या फिर आपका जो जगह है जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। पहले वहाँ पर 1 करोड़ लोग रहते थे, अब 10 करोड़ लोग रह रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर क्योंकि लेबर वहाँ पर लोग ज़्यादा है मतलब लेबर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, और लेबर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे टाइम पर जो रहता है अदर फैक्टर्स को जो रहता है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो एक फैक्ट्री के अंदर अब किसी एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ऐसे टाइम पर जैसे मान लो एक एरिया में बहुत ज़्यादा 1000 लोग हैं, तो ऐसे टाइम पर जो है वहाँ पर जो लेबर कॉस्ट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि सबको नौकरी चाहिए, तो वो सस्ते में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे टाइम पर जो रहता है वो जो फैक्ट्री वाले होते हैं वो ज़्यादा लोग को नौकरी दे देते हैं। अब क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर लेबर सप्लाई ज़्यादा है, इसकी वजह से ये हो जाता है कि देखो अब क्योंकि ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि लेबर सप्लाई जो है अगर ज़्यादा होगा तो आपका आउटपुट भी ज़्यादा निकलेगा फैक्ट्री में से। ओके, और बाकी अदर जो फैक्टर्स है उसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी दिखेगा, यहाँ पर भी आप सेटेरिस पेरिबस असम्पशन का इस्तेमाल कर सकते हो। द पॉसिबिलिटी एक्सिस्ट दैट द एग्रीगेट आउटपुट कुड इंक्रीज व्हेन द लेबर सप्लाई इंक्रीज, यानी क्या कि अगर लेबर को इंक्रीज करोगे तो आपका टोटल आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो उसके बाद क्या लिखा है कि दो वी नो दैट विल आउटपुट इंक्रीज आउटपुट पर कैपिटा डिक्रीज। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इसका मतलब ये होता है जैसे यहाँ पर इन्होंने ये जो मतलब थॉमस मल्थस जो थे इन्होंने भी इसके बारे में बताया था। इसका मतलब ये होता है जैसे अगर मान लो अचानक से बहुत ज़्यादा किसी एरिया में पॉपुलेशन बढ़ने लग जाती है। मान लो किसी एरिया में पहले 1000 लोग रहते थे, अब वहाँ पर 1 लाख लोग रहना चालू कर दिए, ठीक है। तो वहाँ पर लेबर सप्लाई बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, आउटपुट भी बढ़ेगा। मान लो पहले 1000 प्रोडक्ट बनते थे, बट अब जो है मान लो 50,000 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई। फिर भी यहाँ पर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत रैपिडली बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो पर्सन है उसका जो मतलब यहाँ पर क्या मतलब जो पर पर्सन जो प्रोडक्ट है वो डिक्रीज़ हो जाए। जैसे पहले एक आदमी को एक प्रोडक्ट मिल जाता था, बट यहाँ पर अब एक आदमी को आधा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर कैपिटा जो प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बोला गया है जो पर कैपिटा आउटपुट पर कैपिटा जो होता है वो डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे आपका जो आउटपुट जो है वो मतलब बेसिकली जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होता जाता है। जैसे यहाँ पर बोला गया टू कंक्लूड दैट सिंस द पॉपुलेशन इंक्रीज एट अ ज्योमेट्रिक रेट एंड फूड ग्रोस एट अ अरिथमेटिक रेट, मतलब क्या कि देखो पॉपुलेशन बहुत बढ़ते जा रहा है बट फूड जो है जो फूड से जैसे अब मान लो आप खेती बाड़ी आप करना चाहते हो, पॉपुलेशन एक एरिया में बहुत बढ़ गया लेकिन आप खेती बाड़ी करो, खेत भी लिमिटेड है, वहाँ पर जो फसलें होगी वो भी लिमिटेड है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा है लेकिन फूड जो है वो उतनी स्पीड से ग्रो नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो जो इकोनॉमी इट इम्प्लाइज दैट इकोनॉमी विल इंक्रीजिंगली विल बी अनएबल टू ग्रो इनफ फूड टू फीड इट्स पॉपुलेशन। उसके बाद क्या होगा, इवेंचुअली जो रहेगा आउटपुट पर कैपिटा जो रहेगा वो फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत नीचे लेवल पे आ जाएगा कि एक आदमी को जो है बहुत कम ही जो है वो आउटपुट मिलेगा, मतलब फूड मिलेगा या फिर अदर चीज़, ठीक है। तो दो टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री टू अवॉइड दिस ग्लूमी प्रोजेक्शन रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहाँ पर ये प्रॉब्लम उतना नहीं होता है, बट जो डेवलपिंग कंट्री होती है जैसे इंडिया वहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है। जैसे अपना इंडिया फर्स्ट नंबर पर पहुँच गया तो इसे मतलब यहाँ पर इतना रैपिड ग्रोथ होगा तो हमारे जो आउटपुट पर कैपिटा जो रहेगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मतलब भूखमरी वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल जैसे पॉपुलेशन उसकी स्टडी करके जो है जो अपना लेबर सप्लाई है उसकी स्टडी करके हम दूसरे जो उसकी इफेक्ट है उसको हम स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सेटेरिस पेरिबस का इस्तेमाल करते हैं, आइसोलेट करते हैं एक वेरिएबल को। उसके बाद अगर आप देखोगे आगे
आगे दिया गया है मिनिमम वेज का। मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया था कि अगर मिनिमम वेज जो है वो बढ़ जाएगा तो जो सप्लायर रहेगा, जो एम्प्लॉयर रहेगा, वो बोलेगा भाई पर जो लेबर कॉस्ट है वो क्योंकि वो बढ़ चुका है, तो ऐसे टाइम पर अब मैं ज़्यादा लोग को नौकरी पे तो रख नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, नौकरी से निकाल देगा लोगों को। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर लोगों, क्योंकि नौकरी से लोगों को निकाल देगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो वही बोला जाता है कि अगर राइज करेंगे मिनिमम वेज, इट टू लोअर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, कि अगर अगर आप मिनिमम वेज को इंक्रीज़ करोगे तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, कह सकते हो ऐसा भी। क्योंकि लोग जो रहेंगे वो बिज़नेस कॉस्ट जो रहेगा उसको कम करना चाहेगा, तो इसलिए वो लेबर को हटा देगा, कम कर देगा लेबर को। बट दिस ऑल्सो इंक्लूड्स मेनी अदर सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। बट ये जो अजम्पशन है ये थोड़ा कुछ अदर फैक्टर्स को मतलब फॉरगेट कर देता है, भूल जाता है, इग्नोर कर देता है। जैसे अगर मान लो किसी एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो हो सकता है मान लो वो पहले 100 सामान बनाता था, बट क्योंकि अब उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो हो सकता है वो अब मेहनत भी उसी हिसाब से करेगा। अब हो सकता है वो 150 सामान बनाए, ठीक है, पहले वो आलस से बनाता था, अब मेहनत कर रहा है अच्छे से, क्यों, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर हो सकता है कि नहीं कोई ज़्यादा आउटपुट में मतलब फ़र्क ना पड़े, और उसकी वजह से जो एम्प्लॉयर है क्योंकि उसको भी लगेगा हाँ भाई मैंने पहले आउटपुट इतना बनता था अब ज़्यादा बन रहा है उल्टा, तो ऐसे टाइम पर वो भी चाहेगा कि हाँ तब किसी को नहीं निकालो जॉब से, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मतलब कुछ कुछ हो सकता है केसेस के अंदर। तो ये अदर फैक्टर्स है जिसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। ओके, तो सप्लाई चेन का मतलब होता है कि देखो कोई भी यूनिट को प्रोडक्ट करने बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए एक चेन होता है, एक सप्लाई चेन होता है। कि देखो जैसा मान लो आपको टमाटो केचप बनाना है, तो पहले आप क्या करोगे, एक जो पर्टिकुलर जो पर्सन रहेगा जो खेती में खेती करेगा और देन वहाँ से टमाटो जो है उगाएगा, तो वहाँ से आप डिलीवरी करवाओगे रॉ मटेरियल को, फिर वहाँ से आएगा तो उसको आप साफ़ वाफ करवाओगे, उसको प्रोसेस करवाओगे, उसके बाद उसका केचप बनवाओगे, फिर उसकी पैकेजिंग करवाओगे, उसकी प्राइसिंग करोगे, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के मतलब जब एक बार बन जाएगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेज दोगे। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ से मतलब खेती से गया, वहाँ से फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री से आपने डिस्ट्रीब्यूट करने को भेजा, डिस्ट्रीब्यूट से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया यानी रिटेलर्स के पास गया, रिटेलर से फिर कस्टमर के पास गया, तब जाकर वो इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हो सकता है ये जो सप्लाई चेन है इसमें कोई एक जो वेरिएबल है, जैसे अगर मान लो अचानक से ये जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो जाता है। ठीक है, टमाटर महंगा हो जाता है, जैसे आज के टाइम पे टमाटर महंगा हो गया है, तो टमाटर अगर महंगा हो जाता है तो ऐसे टाइम पर जो है क्योंकि टमाटर महंगा हो गया है, तो आप चाहोगे कि अब क्योंकि महंगा हो गया है और क्योंकि आप केचप को महंगा तो कर नहीं सकते, नहीं तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो ऐसे टाइम पर आप सप्लाई कम कर दोगे। ठीक है, प्रोडक्शन कम कर दोगे, और कम उसका प्रोडक्शन करोगे, मतलब थोड़ा आप छोटा छोटा बॉटल बनाओगे और लेकिन कम प्रोडक्शन करोगे, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपने किसी एक, ये जो सप्लाई चेन है इसके अंदर किसी एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल बाकी सारी चीज़ों में जो है चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सप्लाई चेन जो है ये भी अपना सेटरस पेरिबस असम्पशन को इस्तेमाल करता है कि बाकी फैक्टर्स को हटाकर वो एक ही फैक्टर पे ध्यान देते हैं। मतलब क्या, तो मैं अभी आपको अच्छे से समझाता हूँ क्या। जैसे यहाँ पे लिखा है देयर आर सेवरल फैक्टर दैट गो इनटू यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, दिस इंक्लूड डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर हावर, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, उसके बाद आगे लिखा है इंग्रेडिएंट, प्राइसिंग, पैकिंग एंड डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो देयरफॉर व्हेन कंसिडरेशन हाउ एन आइटम मे मूव थ्रू द सप्लाई चेन प्रोसेस, इकोनॉमिस्ट मे मेक ए क्लेम ऑन आउटकम अज्यूमिंग ऑल अदर वेरिएबल आर कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया जैसे मान लो सेटरस पेरिबस की अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, अगर मान लो वेरी अपना जो रॉ मटेरियल है वो उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो विल डिक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई इफ कंपनी डू नॉट इंक्रीज देयर प्रोडक्शन बजट। ठीक है, अगर मान लो वो चाहते नहीं है कि हाँ, पहले मान लो वो प्रोडक्शन करने के लिए 1 लाख रुपया बजट बनाते थे, बट अभी भी वो 1 ही लाख रुपया रखना चाहते हैं, तो ऐसे टाइम पर उनको जो है रॉ मटेरियल फिर कम खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर जो उनका मैन्युफैक्चरिंग जो रहता है वो कम हो जाएगा, क्यों, अगर वो बजट को नहीं बढ़ाते तब। ठीक है, तो दिस क्लेम डूज नॉट कंसीडर लेबर हावर, पैकेजिंग, डिलीवरी, अदर एक्सेट्रा। ठीक है, दिस फैक्टर आर हेल्ड कांस्टेंट। ठीक है, कि यहाँ पर भी ऐसा ही किया जाता है कि जो बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं उसको वो नहीं लेता। हो सकता है मान लो कि जो अपना लेबर हावर जो है वो हमने मान लो क्योंकि आप प्रोडक्शन कम करेंगे तो ऐसे टाइम पर हो सकता है अब लेबर हावर भी कम लगे, तो ऐसे टाइम पर अपना कुछ कॉस्ट भी बचेगा, तो उससे और ज़्यादा आप जो रॉ मटेरियल खरीद सकते हो। तो ये जो अदर फैक्टर्स जो रहते हैं इसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं कि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, और सिर्फ एक ही जो फैक्टर है जो कि हमारा है हाई प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, उसी को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी सप्लाई चेन के अंदर भी ऐसा ही होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल रहता है उसको ले लेते हैं और उसी की स्टडी करते हैं और उसके इफेक्ट को देखते हैं हम लोग। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट को देखते हैं। तो ये अपना सेटरस पेरिबस
इसकी यूजेस ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर। ओके, सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इसका नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आ जाएगा, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी देख सकें। एंड अपना सपोर्ट दिखाने के लिए आप लोग अपना कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक देख सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना इसको। एंड अगर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आपको ये लेक्चर का पीडीएफ चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।